एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, उत्प्रेरक विषकारक और उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरकों के अनुप्रयोग। सर्वप्रथम हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ाते हैं, ना कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। इसका क्या कारण है, ये क्यों बढ़ा देते हैं? उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक होता है उसकी सतह के खुरदरेपन को बढ़ा देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर आता है वहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या इंक्रीज हो जाती है और ये रासायनिक रूप से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे हावर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक के ऊपर मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में प्रवाहित करें तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। उत्प्रेरक विषकारक कैटलिस्ट पॉइजन वे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं, या हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विषकारक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया के उत्पादन का हावर प्रोसेस, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु H2S उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में Fe की क्रियाशीलता या सक्रियता कम हो जाती है। जब Fe की सक्रियता कम होती है तो H2S यहाँ पर उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अगला टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीवित कोशिकाएं पौधों में भी हो सकती हैं, जंतुओं में भी हो सकती हैं। ये प्रोटीनियस अणु होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन अणु होते हैं, इनके उच्च अणुभार होते हैं और जल के साथ ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जल के साथ क्या बनाते हैं? ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम विभिन्न प्रकार की जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अतः इन्हें जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है और यह घटना जीव रासायनिक उत्प्रेरण के रूप में जानी जाती है। एक कॉमन एग्जाम्पल की आपके सामने चर्चा करते हैं, दूध से दही में परिवर्तन। आप सभी ने देखा है कि हम घरों पर दूध से दही जमाते हैं, तो दूध से दही जमाने के लिए हम दूध में बाहर से थोड़ी सी मात्रा में दही उसमें मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये लैक्टोबैसिलस एंजाइम जो होता है ये दही में उपस्थित होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि ये अभिक्रिया की दर को यहाँ पर तीव्र कर देता है, अर्थात ये जो क्रिया है ये एंजाइमिक अभिक्रिया है। कैसी क्रिया है ये? एंजाइमिक अभिक्रिया है, या हम कह सकते हैं एक जीव रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान एंजाइम उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है। एंजाइम का वर्क क्या है कि ये उस सक्रियण ऊर्जा को, जो एक ज्यादा मात्रा में ऊर्जा थी, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? थोड़ा सा तीव्र हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारे पास सुक्रोज होता है C12H22O11, इसका हम जल अपघटन करें तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। अब ये दो तरह से हो सकता है। एक, जब ये अम्लीय
अम्लीय माध्यम हो, मीन्स एच आयन, या हम कहें कि किसी भी अम्ल की उपस्थिति में है, तो इस स्थिति में इसके जल अपघटन के लिए 6.22 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो सक्रियण ऊर्जा इसकी है। यदि यही क्रिया हम एंजाइम के द्वारा करें, इन्वर्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में करें, जो कि ईस्ट में उपस्थित होता है, तो इसके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 2.15 किलो जूल पर मोल। मीन्स क्या होता है कि एंजाइम ने सक्रियण ऊर्जा का मान घटा दिया। सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया तो अभिक्रिया की दर यहां पर तेज हो गई। तो ये तो हो गया सामान्य उत्प्रेरक, और ये क्या होगा यहां पर? एंजाइम उत्प्रेरक। तो दोनों प्रकार के उत्प्रेरक में क्या होता है कि एंजाइम ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यही कारण है कि एंजाइम उत्प्रेरण की घटना प्रभावी है, तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। इक्षु शर्करा यानी सुक्रोज का प्रतिलोमन, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। इक्षु शर्करा कहते हैं गन्ने की शक्कर, आप इक्षु मीन्स कहते हैं गन्ने को। गन्ना जो होता है इसमें सुक्रोज पाया जाता है, और सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसका जल अपघटन करें हम इन्वर्टेस नामक एंजाइम के द्वारा, जो ईस्ट में पाया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस क्रिया को सुक्रोज का हम प्रतिलोमन या इन्वर्सन ऑफ केन शुगर कहते हैं, और यह एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण है। अन्य उदाहरण की बात करते हैं। स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोस। माल्ट में उपस्थित डायस्टेज नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। डायस्टेज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? ये माल्ट में पाया जाता है। स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? माल्टोस मिलेगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगला है हमारे पास माल्टोस का ग्लूकोज में परिवर्तन, कन्वर्सन ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज। माल्टेस नामक एंजाइम जो कि ईस्ट में उपस्थित होता है, ये माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये भी एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिया का अपघटन। सोयाबीन में उपस्थित यूरिएज नामक एंजाइम यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित करता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। और इसका जल अपघटन करें किसकी उपस्थिति में? यूरिएज एंजाइम। किसमें पाया जाता है? ये सोयाबीन में। ये क्या करता है? इस यूरिया को अमोनिया और CO2 में क्या कर देता है? ये अपघटित कर देता है। यह भी एंजाइम उत्प्रेरण का एक उदाहरण आपके पास है। आमाशय, स्टोमक जो होता है, इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो प्रोटीनों को पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्टाइड्स जानते हो? देखिए, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जब दो एमिनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में एक CONH बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जो पेप्टाइड आवंत के रूप में होता है। ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एक आपके पास कार्बन होता है, इस पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, एक इस पर एमिनो समूह उपस्थित होता है, और रिमेनिंग वैलेंसीज में एक R ग्रुप होता है, एक H होता है। ये आपके पास एमिनो एसिड्स है। और कौन सा है इसमें? ये अल्फा है। अब कम से कम दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में मिल जाएं, एक और आपके पास मिल जाए इसी तरह से H2NCrCOOH और H, तो इनके मिलने से बीच में क्या होगा? ये OH और इसका H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और बीच में एक आपके पास चेन बनेगी NH2CrH और CONH, और इसी तरह से आपके पास फिर होगा CrH
और COOH। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये डाइपेप्टाइड होगा क्योंकि इसमें दो आपके पास एमिनो एसिड्स जो हैं उनके सहयोग से बना हुआ है। तो ये आमाशय में उपस्थित पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड्स में। इसी तरह से हमारी जो आंत होती हैं उनमें उपस्थित होता है अग्नाशय ट्रिप्सिन एंजाइम, पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन एंजाइम। ये जल अपघटन के द्वारा प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। यह भी एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं या अभिलक्षण क्या हैं? पहला इसका अभिलक्षण है मोस्ट हाईली एफिशिएंट या सर्वोत्तम दक्षता। किसी भी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कितने कम की होती है कि एंजाइम का एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। इतना हाईली एफिशिएंट होता है एक एंजाइम का अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में परिवर्तित कर सकता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? हाईली स्पेसिफिक नेचर, उच्च विशिष्ट प्रकृति। एक एंजाइम उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? मान के चलिए इन्वर्टेस एंजाइम है हमारे पास। इन्वर्टेस एंजाइम क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करेगा। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेस एंजाइम से हम क्या करें कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने, नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए हमारे पास है C12H22O11 और इसका जल अपघटन करें हम किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि किस में मिलता है? ईस्ट में मिलता है। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। ये आपके पास ग्लूकोज होगा और ये क्या होगा? आपके पास फ्रक्टोज होगा। अब क्या होगा? ये जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, यदि इसको हम जाइमेज नामक एंजाइम जो कि ईस्ट में उपस्थित होता है के साथ अभिकृत करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5OH प्लस CO2। अब अभिप्राय क्या है कि जो एंजाइम इन्वर्टेज है, ये इन्वर्टेज एंजाइम है, ये इस अभिक्रिया को तो उत्प्रेरित कर सकता है, परंतु इन्वर्टेज इस वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जाइमेज नामक एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, पहली वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अर्थात एंजाइम जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, उनकी उच्च विशिष्ट प्रकृति होते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक एंजाइम ही वर्क करता है, एक एंजाइम एक से ज्यादा अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अगला है हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये जो थर्मामीटर है इसमें रेंज आती है 25 से 37 के बीच में। वैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हमारी जितनी भी बॉडी की अभिक्रियाएं, जो हमारी शारीरिक एंजाइमिक क्रियाएं होती हैं, वो सब कितने टेम्परेचर पर होती है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार एंजाइम की अभिक्रियाशीलता 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला है हमारे पास अनुकूलतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय, हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो एक पीएच वैल्यू 5 to 7, 5 से 7 के बीच में सर्वाधिक होती है, जिसको अनुकूलतम पीएच कहा जाता है। ये हमारे पास पीएच स्ट्रिप है जिसमें पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक है।
तो एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो इस पीएच वैल्यू के मध्य 5 से लेके 7 के मध्य यहां पर मैक्सिमम होती है। ये अनुकूलतम पीएच है। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम पीएच। और एंजाइम के लिए कितनी होती है इसकी वैल्यू? 5 से 7 के मध्य। सह एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। सह एंजाइम क्या होते हैं? कुछ अप्रोटीनीय पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। ये अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाते हैं, ये एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। सक्रियक की उपस्थिति में सक्रियता में वृद्धि। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? सामान्यतः धात्विक आयन होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम आयन हुआ, मैग्नीज आयन हुआ, कोबाल्ट आयन हुआ, क्यूप्रिक आयन हुआ, ये सक्रियक कहलाते हैं। ये धात्विक आयन एंजाइम अणुओं से दुर्बल रूप से आवंदित होने पर उत्प्रेरकीय सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास एमाइलेज। सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में, सोडियम क्लोराइड में क्या है? 2 आयन होते हैं। एक तो आयन होता है सोडियम आयन और दूसरा क्या होता है आपके पास? क्लोराइड आयन। तो इस तरह से क्या होगा? ये जो सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, सोडियम आयनों की उपस्थिति में उत्प्रेरक रूप से कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो सोडियम आयन किसका कार्य करता है? यहां पर एक्टिवेटर आयन का कार्य करता है। संदमक और विष का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहिबिटर्स एंड द पॉइजन्स। सामान्य उत्प्रेरकों के समान एंजाइम भी कुछ पदार्थों की उपस्थिति में संदमित और विषाक्त हो जाते हैं, यानी इनहिबिट करते हैं, अभिक्रिया की दर थोड़ी सी कम कर देते हैं। एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो कम हो जाती है। संदमक एवं विष एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूहों से अन्योन्य क्रिया करके एंजाइमों की उत्प्रेरकीय सक्रियता को प्राय कम कर देते हैं या पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। शरीर में बहुत सारी ड्रग्स यानी औषधियों की क्रिया एंजाइम संदमक के कारण ही होती हैं। ये संदमक का प्रभाव हुआ। अब बात करते हैं हम एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतहों पर अभिलाक्षणिक आकृति के कोटर यानी कैविटी होते हैं, होल्स टाइप के बने होते हैं। जो कैविटीज होती है, कैविटीज आप जानते हैं कि वहां छिद्र टाइप का एक सतह हो जाती है। इन कैविटीज में सक्रिय समूह जैसे NH2 समूह, COOH समूह या SH समूह या OH समूह आदि सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। अभिकारक के अणुओं के अभिलाक्षणिक आकृति होने के कारण वे कैविटीज में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। जैसे लॉक होता है, ताला जो होता है उसमें चाबी लगा देते हैं, तो आपने देखा चाबी जहां लगती है वहां पर एक छिद्र टाइप या कोटर टाइप या हम कहें कैविटी बनी होती है। तो जैसे चाबी अंदर ताले में घुस जाती है, इसी प्रकार इन कैविटीज के अंदर ये जो अभिकारक अणु हैं वो इसमें आ जाते हैं। सक्रिय समूहों की उपस्थिति के कारण एक सक्रिय संकुल यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाता है और विघटित होने के पश्चात क्या देता है? वो उत्पाद देता है। अतः एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं को 2 पदों में हम संपन्न होना मान सकते हैं। कौन कौन से 2 पद होते हैं? पहला पद है कि सक्रिय संकुल बनाने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन। एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये स्टार जो इंडिकेट कर रहा है ये एक्टिवेटेड के लिए लगाया जाता है। एक चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो कैविटीज बनी हुई हैं ये किसमें? सबस्ट्रेट में है जो अभिकारक अणु है। इसमें एंजाइम है जो एक चाबी के समान है। ये आया और इसमें एंट्री कर गई। एंट्री होने के बाद ये शेप आ जाएगी, यानी जो चाबी है इसमें फिट हो गई, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ES। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा?
जो उत्पाद बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये एंजाइम को अलग कर देगा और उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्टिवेटेड साइट बनी हुई थी, अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, इसमें ये तो एंजाइम पार्ट है और ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अब क्या कर रहा है, इसका उत्पाद तो अलग बन जाएगा और जो एंजाइम जैसा था वो हमारे पास वैसा ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एंजाइम के उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया विधि को दो पदों में हम बता सकते हैं। उद्योगों में उत्प्रेरकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ द कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। पहला हम एप्लीकेशन लेते हैं, अमोनिया उत्पादन के लिए हावर प्रोसेस। अमोनिया उत्पादन का हावर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के ऊपर 200 वायुमंडलीय दाब पर 723 से 773 केल्विन ताप पर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। अगला एप्लीकेशन है इसका, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, हावर विधि से प्राप्त अमोनिया और वायु से प्राप्त ऑक्सीजन को हम प्लेटिनम एस्फॉस्टस उत्प्रेरक के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करें तो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके या जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीकरण होगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर जल में अवशोषित किया जाएगा, अगेन फिर आपके पास नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। इस प्रकार एक चक्रीय प्रक्रम के अंतर्गत आप ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल की अधिकता के साथ साथ ऑक्सीजन की अधिकता में हम गर्म करें तो नाइट्रिक अम्ल का प्रचुर मात्रा में विलयन प्राप्त हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए संपर्क प्रक्रम। संपर्क विधि में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया जाता है प्लेटिनम एस्बेस्टस या वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कर लेते हैं जिससे ओलियम प्राप्त होता है H2H2O7। H2H2O7 में जल मिलाकर उचित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। यह अभिक्रिया 673 केल्विन से 723 केल्विन के मध्य संपन्न होती है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का संपर्क प्रोसेस है।